हेलो एवरीवन। हाँ, तो हम क्लास 12 की फिजिक्स की शुरुआत कर चुके थे और उसमें अपन ने क्लास 12 का जो 11 चैप्टर है यूनिट 6 का वो पढ़ लिया था, जिसमें प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन है वो हम देख चुके हैं। उसमें क्या था कि साहब, जो कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तथा पुनः उसी माध्यम में लौट आती थी तो उसे बोलते थे हम प्रकाश का परावर्तन। और अब इस प्रकाश के परावर्तन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन कैसे होता है, वो सब कुछ पढ़ना है। तो देखिए, परावर्तन जो होता है वो नॉर्मली दर्पणों से देखते हैं हम। दर्पण मतलब कांच, मिरर, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वही यूज में लेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना रहेगा कि दर्पण क्या है और दर्पण के प्रकार। जैसे कि देखिए, दर्पण पढ़ना है अभी। दर्पण जो हमारा लेक्चर 2 है, ये लेक्चर 2 चैप्टर वही है 11, चैप्टर 11 का लेक्चर 2 चलेगा। दर्पण जिसे बोलते हैं मिरर, कि वैसा मिरर क्या है, मिरर के प्रकार, मिरर में क्या क्या होता है ये देखना अपने को। तो देखिए, मिरर क्या है। मिरर तो वही है जो नॉर्मल अपन घरों में चेहरा देखते हैं, नाई की दुकान में रखा होता है, बहुत जगह होता है, जो वही दर्पण है। लेकिन अब हम इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, ये क्या चीज है, कैसे इसमें बिंब बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, ये जानने के लिए हमें दर्पण पढ़ना जरूरी है। और देखिए, दर्पण मैं बता दूं आपको, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसे बोलते हैं प्लेन मिरर, जो हमारे घरों में सुबह सुबह बाल संवारने के लिए काम आता है, वो समतल दर्पण ही होता है। दूसरा जो इसका रूप होता है वो होता है गोलीय दर्पण। कौन सा साहब? गोलीय, जो गोले को काट कर बनाया जाता है, गोलीय दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में बोले तो स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इसे, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब इसमें एक और बता दूं आपको कि दर्पण दो प्रकार के हुए, लेकिन जो गोलीय दर्पण होता है वो खुद अपने आप में दो प्रकार का होता है। देखिए क्या क्या होते हैं उनके दो प्रकार। एक तो होता है इसका अवतल, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है उतल, उतल दर्पण। उतल जिसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, अवतल जिसे कॉनकेव बोलते हैं इंग्लिश में दर्पण। अब देखिए, हमें दर्पण के प्रकार पता चल गए, दर्पण की क्या क्या क्वालिटीज है वो पढ़ना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण के बाद में गोलीय लेंगे, अवतल लेंगे, उत्तल लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन समतल दर्पण पढ़ते हैं। देखिए, हमें पढ़ना है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, पीएम, पीएम। तो प्लेन मिरर हमें पढ़ना है। और प्लेन मिरर की डेफिनेशन तो कुछ है नहीं, स्पेशली वही होता है जो हम कांच में देखते हैं चेहरा, वही होता है। लेकिन इसकी कुछ कुछ विशेषताएं जो होती है वो मैं आपको बता दूं। समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें कैसे बिंब से प्रतिबिंब बनता है वो अब बताऊंगा मैं आपको। तो हमें पढ़ना क्या है इसमें, इसकी विशेषताएं पढ़नी है। विशेषताएं क्या क्या इसकी क्वालिटीज है वो पढ़ेंगे। देखिए, वो पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है पूरा पूरा चैप्टर ज्यामिति पे डिपेंड है। ज्यामिति से पढ़ सकते हैं, मतलब चित्र बना बना के समझा सकते हैं। तो हमें कोई भी चीज पढ़ने से पहले चित्र बना के वो समझना है, उसके बाद उसको रटना है। रटना तो है ही नहीं, याद करना है, अपना आप हो जाएगा। देखिए, ये होता है समतल दर्पण। मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, पीएम प्लेन मिरर है, तो समतल दर्पण है। समतल दर्पण में हम मानते हैं यहाँ पे कोई मान लीजिए बिंब रखा हुआ है। बिंब मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है, बिंब, फिजिक्स में इसे बिंब बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, वस्तु। और जब इसको इसके सामने रखते हैं तो पीछे का भाग स्थित है, तो इधर से इसका प्रतिबिंब बनेगा। और वो प्रतिबिंब किस साइड बनेगा? पीछे की साइड। किस साइड? इस साइड बनेगी इमेज। जो प्रतिबिंब है वो बनेगा पीछे की साइड। तो साहब यहाँ बन गया प्रतिबिंब, ये हो गया बिंब। अब इसको समझने की विशेषताएं समझाने के लिए पहले तो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो, सबसे बड़ा इसका पॉइंट होता है समतल दर्पण की विशेषताओं का, वो होता है कि साहब समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी
हमेशा इन्फिनिटी होती है, अनंत। इन्फिनिटी मतलब अनंत होती है। फोकस दूरी जो है समतल दर्पण की हमेशा अनंत होती है, हमेशा के लिए। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। दूसरा चीज जो है मैं बता दूं कि इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसे आर से डिनोट करते हैं, वो भी हमेशा इन्फिनिटी अनंत होती है। तीसरी चीज इसका ये पॉइंट है कि इसका जो आवर्धन होता है, आवर्धन m से डिनोट होता है, वो जो होता है वो 1 होता है। ये भी हमेशा ही होता है। एक पॉइंट और इसमें आती है शक्ति। समतल दर्पण की जो शक्ति होती है, शक्ति को डिनोट करता है P से, वो 0 होती है। अभी ये रटने के लिए पॉइंट हो गया भाई साहब, ये हमेशा होता है। लेकिन ये चीज होगी कि फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, आवर्धन क्या है, ये भी तो जरूरी है जानना। तो मैं आपको बता दूं कि देखो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या देखिए आगे गोलीय दर्पण में फिर से पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन आपको यह नॉर्मली बता दूं कि जब किसी गोले, किसी पृष्ठ बड़े गोले को जब काट कर हम समतल दर्पण बनाते हैं तो उस गोले की जो त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या होगी, क्योंकि वो गोला बहुत बड़ा होगा, तभी इसको अपन को समतल काटने को समतल प्राप्त होगा। तो जब बहुत बड़ा है तो इसका मतलब कि उसकी त्रिज्या बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी त्रिज्या कितनी होती है, इन्फिनिटी, अनंत होती है। और फोकस दूरी भी यही होती है कि साथ कोई समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है और वापस जब वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु को काटती है तो वो बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है, और फोकस बिंदु की ध्रुव जो दर्पण है उससे दूरी है वो फोकस दूरी होती है। इसको डिटेल में अपन गोलीय दर्पण में पढ़ पाएंगे। वो फोकस दूरी होती है तो वो बहुत बड़ी होगी, बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि दर्पण बहुत बड़े गोले से काट के बनाया गया होगा, और अनंत से वापस जब जाएगी तो मुख्य अक्ष को जब काटेगी तो शायद वो बहुत दूर जाके काटेगी, इसलिए उसकी जो फोकस दूरी है वो इन्फिनिटी होती है। आवर्धन क्या चीज है? आवर्धन ये चीज है कि समतल दर्पण पर अपन जब बिंब देखते हैं और बिंब का जब प्रतिबिंब बनता है उसका आकार बिंब की तुलना में छोटा है या बड़ा है या फिर इक्वल है, ये देखना है। तो देखिए साहब, m बराबर 1 का मतलब है कि जितना बिंब था समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, ये बात है। अगर 1 से ज्यादा हो या फिर कम हो तो ये बिंब का आकार छोटा और बड़ा हो सकता है, ठीक है। शक्ति 0 कैसे होगी? शक्ति देखिए ये जो दक्ष था इसकी, क्योंकि शक्ति बराबर P जो है वो बराबर 1/f, मतलब 1 बट्टा फोकस दूरी होता है। 1 बट्टा फोकस दूरी का मतलब कि 1 बट्टा इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू होती है 0, इस वजह से शक्ति 0 हो गई, ठीक है। ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट। इसके बाद में मैं बात करूंगा कुछ बिंब निर्माण और प्रतिबिंब निर्माण पे इसके। तो विशेषताओं में मान लो मैं 5वां पॉइंट ले रहा हूं यहाँ, 5वां पॉइंट जो अलग से के साथ मैं आपको बता दूं कि बिंब जो है, प्रतिबिंब की बात करेंगे यहाँ 5वां पॉइंट में, प्रतिबिंब और परावर्तन की बात करेंगे। प्रतिबिंब हो गया परावर्तन, प्रतिबिंब और परावर्तन की बात करेंगे हम। प्रतिबिंब और परावर्तन की बात करेंगे तो देखिए क्या बात करूंगा मैं, 5वां पॉइंट इसमें लूंगा कि यह है कि जब अपन इस बिंब का इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं तो वो कैसा प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है साहब? समतल दर्पण हमें नॉर्मल लाइफ में भी पता है, बेसिकली यही होता है कि जब हम बिंब को समतल दर्पण में देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो समतल दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, पीछे की साइड। पहली चीज तो पीछे, विशेषताएं बता रहा हूं प्रतिबिंब की, पीछे। दूसरी चीज रियल प्रतिबिंब, जो सच्चा है वो तो सामने है, रियल, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? काल्पनिक, वर्चुअल बनेगा। काल्पनिक बनता है आभासी, आभासी जिसे बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनेगा इसका, मतलब इसकी छाया चित्र जो है वो आभासी प्राप्त होगी बिंब की। और इसके बाद में ये बात है कि ये जो आवर्धन 1 है इसका मतलब कितना प्राप्त होगा? बराबर प्राप्त होगा। तीसरा इसका पॉइंट इंपोर्टेंट कौन सा है? प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? बराबर। तो ये तो था प्रतिबिंब की बातें कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। इसके बाद में एक और पॉइंट बता दूं इसमें मैं आपको, 6वां पॉइंट ये है कि साहब जब बिंब है, मान लो ये बिंब है, ये दर्पण से R1 दूरी पर रखा हुआ है, कितना? R1, और जो इमेज बनी वो दर्पण से R2 दूरी पर बनी है, ये भी मान लो R2 दूरी पर।
तो इंपॉर्टेंट बात इसकी यह है कि जो बिंब और दर्पण की दूरी है वही दूरी प्रतिबिंब और दर्पण की होगी, मतलब कि R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ये इसका अगला पॉइंट है, R1 बराबर R2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद में समतल दर्पण की बात करूं तो इसमें अपन 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, वो पॉइंट अलग से पढ़ते हैं अपन। देखिए ये कंप्लीट हो गया इसकी विशेषताएं, और ये दर्पण की विशेषताएं वो पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और बराबर बनेगा। दूसरी चीज, जितनी दूरी बिंब की होगी प्रति दर्पण से उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होगी दर्पण से। अब मैं एक और बात बता दूं, इनके 2 पॉइंट्स और हैं जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे अपने क्वेश्चंस करने में, वो अपन अलग से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए मैं आपको बता दूं ज्यामिति से, वही चित्र से, कि मान लीजिए कि एक दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण है, मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, और इस समतल दर्पण के अभिलंब के अनुदिश, ये लंबवत जो होता है अभिलंब होता है, अभिलंब के अनुदिश कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो समतल दर्पण से, ये P है प्लेन मिरर से ये प्रकाश की किरण वापस रिफ्लेक्ट भी होगी, परावर्तित भी होगी। तो मतलब जो अभिलंबत आ रही होती है वो अभिलंबत ही जाती है, ये ध्यान में रखें। तो ये परावर्तित प्रकाश किरण इधर की जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि मान लो ये जो मैंने समतल दर्पण रखा है वो जो है कुछ कोण पे घुमा दे, जैसे पहले ऐसे था, मैंने अब ऐसे कर दिया, लेकिन जो आने वाली प्रकाश किरण है वो उसकी डायरेक्शन वही रखी जो पहले थी। तो मैंने क्या किया कि इसको यहां से हटा दिया, इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। जाने वाली प्रकाश की किरण थी उसकी डायरेक्शन सेम ही थी, अब जाने वाली प्रकाश की किरण की बात करेंगे। तो हमने क्या किया कि पहले मैंने आपको सीधी कंडीशन बता दी अभिलंबत वाली। अब मैंने क्या किया कि दर्पण तो वही है, सेम का सेम, जो पहले P था वही P ये है, और प्रकाश किरण भी वही है जो पहले थी वही आ रही है, लेकिन मैंने क्या किया कि दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया, पहले की स्थिति से थीटा कोण पर मैंने दर्पण को घुमा दिया। तो प्रकाश की किरण जो है परावर्तित होने के बाद किस साइड जाएगी और क्या होगा इसमें, तो मैं बता दूं, जो अब जो परावर्तित प्रकाश की किरण है वो जो है इस साइड जाएगी, और जब ये थीटा कोण है तो परावर्तित प्रकाश की किरण जो है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। ये तो अभिलंब होगा इसका। तो अब इसका पॉइंट क्या बना, मैंने ये बताना चाह रहा था कि जब किसी समतल दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दें और आपतित प्रकाश की किरण को नियत रखें तो परावर्तित प्रकाश की किरण पहले की तुलना में 2 थीटा एंगल से घूम जाती है, ये ध्यान रखना। यदि हमने 30 डिग्री से इस दर्पण को घुमा दिया तो जो परावर्तित प्रकाश की किरण है वो पहले की तुलना में 60 डिग्री कोण से घूम के दूसरी साइड में परावर्तित हो जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एक इसके न्यूमेरिकल्स में आता है कि साहब जब हम 2 दर्पण ले लें, मान लीजिए 2 समतल दर्पण लिए हमने, कितने 2, ये मान लो एक ये ले लिया, दूसरा मान लो ये ले लिया, ये कोई सकते हैं 2 समतल दर्पण ले लिए, ये और ये 2। अब इन 2 समतल दर्पणों के बीच में मान लो हमने कोई बिंब रख दिया, ऑब्जेक्ट O, तो इस ऑब्जेक्ट के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे साहब, वो देखिए उसका एक फॉर्मूला है, वो है 360 बटा थीटा माइनस 1, 160 बटा थीटा माइनस 1। और ये थीटा क्या चीज है, थीटा है इनके बीच का एंगल, दर्पणों के बीच का एंगल, थीटा बराबर एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है। अब देखिए कि मान लीजिए कोई कह दे कि इसके बीच में 2 दर्पण समतल दर्पण है जो आपस में 60 डिग्री के कोण पे रखे हुए हैं, कितने कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर, तो उनके बीच रखे हुए बिंब के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ये बात आ जाए कि 60 डिग्री पर हो और बिंब बीच में रखा हो तो उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो उसके जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो देखिए ये होगी 360 बटा थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस 1 जो होगा अपना 6 माइनस 1 5 प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, 5। अब इसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला है, इतना ही नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यदि ये 360 बटा थीटा, ये 360 बटा थीटा
ये सम संख्या हो तब तो यही फॉर्मूला लागू होगा। जब भाग दिया देखो सम संख्या प्राप्त हुई 6 तो यही फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट ले लूं मैं, यदि ये विषम संख्या हो, विषम संख्या कौन 360 बटा थीटा 160/थीटा, ये अगर विषम संख्या हो तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला ये होगा कि इसमें से -1 नहीं होगा, प्रतिबिंब की संख्या सीधी जितनी आएगी वही होगी। जैसे कि विषम में मैंने देखो क्या होगा 12 का 120 डिग्री, मान लो इनके बीच में जो कोण है वो 120 डिग्री का हो। कितना हो 120 डिग्री का, मतलब कि 360 बटा 120 डिग्री, मतलब कि 3 है। 3 क्या चीज है? विषम संख्या है। विषम संख्या इसका मतलब इसमें से -1 अब नहीं करना है। प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 3 होगी यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 120 डिग्री का हो, तो ये होगा। तीसरी चीज इसमें है कि यदि 360 बटा थीटा ये कोई भिन्न आ जाए, भिन्न मतलब इसमें पूरा भाग नहीं जाए। जैसे कि मैं ले लूं कि इनके बीच में कोण जो है वो 70 डिग्री का, इन दोनों दर्पणों के बीच में मान लो ये कोण 70 डिग्री का है। 70 डिग्री का तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा 70 का, कुछ ना कुछ आएगा 8.9 वगैरह कुछ ना कुछ आएगा। इसका मतलब कि अब जो प्रतिबिंब की संख्या वो कितनी होगी? जब वो पूरा भाग नहीं जा रहा तो ये घटाना है नहीं घटाना है, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इस स्थिति में ध्यान रखना, प्रतिबिंब की संख्या जो होती है भिन्न आने पर इसके पूर्णांक के बराबर होती है। पूर्णांक मतलब 8.9 का पूर्णांक कितना होता है? 10। तो प्रतिबिंब की संख्या यहाँ कितनी होगी? अगर 70 डिग्री हो तो 10 होगी। कैसे? पूर्णांक जैसे 8.5 से ऊपर आएगी तो उसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, और 8.5 से अगर नीचे आता तो उसको 9 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गई इसके अलग अलग पॉइंट्स जो मैंने खोल के बता दिए। अब एक चीज और रहेगी इसी में कि यदि ये समतल दर्पण आपस में समांतर हो, ऐसे समांतर मतलब दोनों की दूरी आपस में समान अंतर पर हो, एक इधर हो एक ये अपना है, ये दूरी जो है सब जगह समान हो, समांतर हो, और इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ओ जो बिंब है कोई वस्तु रख दी, तो इसके कितने प्रतिबिंब कितनी प्रतिछाया बनेगी? तो याद रखना कि जब दो समतल दर्पण आपस में समांतर रखे हुए हों तो इनके बीच जो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है, इमेज जो है वो कितनी बनेगी? इन्फिनिटी, अनंत इमेज प्राप्त होगी, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब यहाँ होता है समतल दर्पण होता है कंप्लीट, विशेषताएं हो गई, प्रतिबिंब हो गया, परावर्तन हो गया, ये तो सारा कंप्लीट हुआ। अब हमें पढ़ना रहेगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल अलग अलग से पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो ये आएगी साहब कि गोलीय दर्पण क्या चीज है। गोलीय दर्पण देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, नाम से साफ क्लियर होता है, गोले से बनाया हुआ है। मतलब कि जब किसी गोले को, किसी कांच के गोले को आधा भाग काट कर इसके एक भाग पर हम पॉलिश कर दें तो बनने वाला दर्पण होता है वो होता है गोलीय दर्पण। आपको समझा दूं मैं चित्र बना के कि मान लीजिए ये कोई गोला है, किसी गोले को, ये गोला है, किसी गोले को आधा भाग काट कर, ये गोले का आधा भाग हमने काट लिया, किसी गोले के आधे भाग को काट कर किसी एक भाग को रजतित कर दिया जाता है, मतलब कि इस पे एक भाग में पॉलिश कर दें तो जो बनने वाला दर्पण होता है वो होता है गोलीय दर्पण। ये होगी इसकी डेफिनेशन, कंप्लीट हो गया आपको। लेकिन गोलीय दर्पण में दो प्रकार है, एक अवतल है एक उत्तल है। अवतल कौन सा है उत्तल कौन सा है ये भी समझना है। तो ये समझने के लिए मैं आपको बता दूं, गोलीय दर्पण आपको समझ में आया, अवतल दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण क्या होगा। पहले तो ये देखिए अवतल का जो पहला अक्षर है क्या है, एक, उत्तल का पहला अक्षर है उ। तो यहां से मैं आपको याद करवा दूं कि यदि गोलीय दर्पण के ए मतलब अंदर धसे हुए भाग से परावर्तन हो तो वो दर्पण होता है अवतल, और यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से परावर्तन हो, ये उभरा हुआ भाग, उभरे हुए भाग से यदि परावर्तन हो तो वो कौन सा दर्पण होता है उत्तल। यानी कि ये देखिए इसमें परावर्तन किधर से हो रहा है, इधर तो पॉलिश है, इधर से हो रहा है, इधर से परावर्तन हो रहा है, तो अंदर धसे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार का गोलीय दर्पण है, ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल गोलीय दर्पण, ठीक है। अब उत्तल गोलीय दर्पण कैसा होगा, उत्तल गोलीय दर्पण मान लीजिए यही गोलीय दर्पण है लेकिन उभरे हुए भाग से क्या हो परावर्तन, मतलब कि अपन अंदर धसे हुए भाग को पॉलिश कर दें तो इस भाग से परावर्तन होगा, उभरे हुए भाग से परावर्तन हो तो वो होता है
उत्तल दर्पण। दूसरी चीज ये भी बोल सकते हैं लैंग्वेज में कि यदि गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग अंदर दर्शा हुआ, मतलब बीच का भाग अंदर दर्शा हुआ हो तथा किनारे जो है बाहर निकले हुए हैं, तो वो कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। और यदि इसी गोलीय दर्पण का जो है बीच का भाग उभरा हुआ हो तथा बाहरी किनारे अंदर दर्शे हुए हो, तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। ये तो आप चित्र से भी समझ सकते हैं कि जो उत्तल है वो तो होता है इस प्रकार का, ये तो है उत्तल और ये है अवतल। यहाँ से अवतल और उत्तल कंप्लीट हो गया, गोलीय दर्पण कंप्लीट हो गया। अब मैं इनकी एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। भाई समतल दर्पण तो मैंने बता दिया, जो घरों में काम में लेते हैं अपन, वो कौन सा है? समतल दर्पण, जो चेहरा देखने के लिए। और उत्तल कौन से होते हैं, अवतल कौन से होते हैं, ये बता दूं। इन्हीं की क्या एग्जांपल से उदाहरण। तो देखिए उदाहरण बताने के लिए 2 पॉइंट फिर से याद रखिए, जैसे ए और बी याद रखा वैसे ही याद रखो। अवतल दर्पण है वो किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखने में काम लेते हैं, बड़ा करके देखने में काम लेते हैं, ठीक है। और उत्तल जो है वो वस्तु को छोटा करके देखने में काम लेते हैं। क्या देख कर काम लेते हैं? छोटा करके, ठीक है। तो बड़ा करके देख के काम लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए जैसे नाई की दुकान होती है, नाई की दुकान में वो बंदा शेविंग करता है या फिर दाढ़ी करता है, कटिंग करता है, तो वो बाल को बड़ा करके देखना चाहेगा कुछ ना कुछ। तो जो नाई की दुकान का दर्पण होगा वो कौन सा होगा? अवतल होगा, क्योंकि वो बड़ा करके देखना चाह रहा है। तो जो नाई की दुकान का जो दर्पण होता है वो जो होता है अवतल दर्पण होता है। नाई की दुकान का कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उत्तल कौन सा होता है? उत्तल देखिए कि मैंने बताया छोटा करके, यानी कि बहुत सारी चीजों को छोटा करके देखें। तो जैसे कि गाड़ी है, अपनी गाड़ी होती है, स्विफ्ट हो गई, उसके पीछे से जो गाड़ी आती है उसको अपन को देखना है, तो बहुत सारी गाड़ियों को एक साथ देखना है, तो अपन कौन सा मिरर यूज में लेंगे? तो बहुत सारी एक को लेना है, मतलब बहुत सारी एक साथ देखना है, तो हम छोटा करके देखना चाहेंगे। तो छोटा करके देखने में कौन सा मिरर काम में लेते हैं? उत्तल। तो गाड़ी का जो मतलब कि जो गाड़ी का पीछे का मिरर होता है, गाड़ी का पीछे देखने का जो मिरर होता है, वो जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? उत्तल होता है। तो मैंने आपको इसके प्रकार बताए, गोलीय दर्पण की डेफिनेशन बताई, उत्तल उत्तल क्या होता है और इसके एग्जांपल्स बता दिए। यहाँ होता है दर्पण अपना कंप्लीट, समतल दर्पण कंप्लीट हो गया और इसकी जो है उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण की डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। अब गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो जो सारी डिटेल्स है वो डिटेल्स में पढ़ना रहेगा और उसको हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। अभी दर्पण यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।